नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच एक बहुत गंभीर विषय पर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूं। सवाल यह है कि क्या भारत में जो डेमोक्रेसी है वो खत्म होने वाली है? ठीक है, क्या भारत का लोकतंत्र समाप्त होने वाला है? वीडियो इस विषय पर है। सवाल आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि अभी ऐसा एकदम से बात कहां से आ गई, भारत में तो लोकतंत्र चल ही रहा है, चुनाव भी होने वाले हैं, तो फिर इन सब के बीच इस वीडियो का क्या तुक है? ये बातें कहां से निकल के आ रही हैं? ठीक है, तो कुछ ऐसी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई है जहां पे भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है और जिस पर इस वीडियो में मैं आपको बहुत क्लियरिटी से बताना चाहूंगा। ठीक है, इसमें सीधी बात है, सरकार के द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों पर एक टिप्पणी है, उसमें उन गलतियों का को एक्सप्लेनेशन किया गया है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इस देश के लोकतंत्र के बारे में आपको एक सही जानकारी और एक सही समझ देने का उद्देश्य है, क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल साइंस का एक टीचर भी हूं और साथ साथ एक शिष्य भी हूं, स्टूडेंट भी हूं। सो उस परिस्थिति से लोकतंत्र को मैं जितना समझता हूं, जो मेरी समझ है लोकतंत्र के सिद्धांत की, डेमोक्रेसी की, उसके हिसाब से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसमें किए गए बदलावों को पर एक स्पष्टीकरण, एक क्लियरिटी मैं प्रोवाइड करवाना चाहता हूं कि क्या सही में अब हम लोकतंत्र एक लोकतांत्रिक देश है भी कि नहीं है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें सरकार की, तो ये वीडियो किसी प्रकार से सरकार के द्वारा चलाई जा रही वाली नीतियों का या फिर उसके विरोध के लिए नहीं है। सीधी बात है, हम बोल सकते हैं बिल्कुल खुले रूप से, मैं भी ये कह सकता हूं कि गवर्नेंस के एस्पेक्ट पे देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देखा जाए या फिर सरकार की नीतियों की बात की जाए, जन कल्याण नीतियों की बात की जाए, भले वो उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना, ऐसी पचासों योजनाएं, तो बहुत सारी अच्छे अच्छे काम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो देश विकास कर रहा है, सीधी बात है, उसमें कोई शंका नहीं है। मोदी सरकार के अंदर या फिर बोल सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे सकारात्मक प्रयास किए गए और देश में बेहतरी की तरफ हमको लेके जाया गया, उसमें कोई सवाल उठाने वाली बात नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, डेफिनेटली तारीफ की, वो तारीफ के काबिल है। सरकार भी उस बधाई के पात्र है, जनता भी उसके लिए बधाई की पात्र है और बीजेपी सरकार भी उसके लिए को बधाई देनी चाहिए। ओके, नाउ सवाल है लोकतंत्र का, बट ठीक है, वो सभी गवर्नेंस की पॉलिसीज वगैरह बहुत अच्छी हैं, सब कुछ है, उसमें कोई मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, बट सवाल है लोकतंत्र के ऊपर कि भारत के लोकतंत्र को क्या ये सरकार जिंदा रख रही है या फिर लोकतंत्र के ऊपर क्या खतरे हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये मुद्दा कहां से निकला उस पर मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद धीरे से हम जो समस्या है उन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार इस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो इस चैनल को, और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ओके, नाउ अब बात आती है, ये बात शुरू कहां से हुई। ओके, मार्च के महीने की बात है। इसी महीने में आपके इलेक्शन कमिश्नर जो है, ठीक है, एक तीन इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो चुनाव आयुक्त होते हैं, तो उसमें से एक एक पहले ही रिजाइन कर चुके थे और एक चुनाव आयुक्त ने अभी मार्च के महीने में ही बेसिकली जो है इस्तीफा दिया है, रिजाइन कर दिया है गया। ठीक है, इसके बाद बिकॉज अब सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त बचे थे इलेक्शन कमीशन में ऑफ इंडिया में, तो दो को ये जो वैकेंसी क्रिएट हो गई थी वहां पे उस जगह को भरना था और इसीलिए सरकार ने अभी 14 तारीख को, ठीक है, 14 मार्च को, 14 मार्च को निर्णय लेकर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार एंड सुखविंदर सिंह संधू को जो है चुनाव आयुक्त, न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब आपके मन में सवाल हो रहा है कि सर इससे क्या समस्या है। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर में वैकेंसी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वैकेंसी थी, तो वहां पे सरकार ने दो वैकेंसी भर दी, उसमें क्या समस्या, उसमें लोकतंत्र पे क्या खतरा आ गया? खतरा ना इन लोगों के आने से है, ऐसा नहीं है कि भाई ये जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अपॉइंट किए गए ये लोग अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, ये सवाल नहीं है, वो अपने स्तर पर अपने अपने एक्सपर्टीज के लोग हैं। सवाल है कि इनके चुने जाने की प्रक्रिया, इनको चुने जाने की जो प्रक्रिया है वो एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा की गई है, जो कि सिलेक्शन कमेटी अभी 2023 में आए, दिसंबर 2023 में पास हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट एक्ट के तहत बनाई गई है। इस प्रक्रिया के तहत जो चुनाव चयन समिति है, उस चयन समिति में दो व्यक्ति जो है वो सरकार के रहेंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की जो के द्वारा इसके चेयरमैन है, दूसरी तरफ आपके लीडर ऑपोजिशन रहेंगे और एक तरफ लॉ मिनिस्टर, मतलब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसमें से दो लोग जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं जी, जिस चयन समिति ने भारत के दो चुनाव आयुक्त को चुना है उसमें दो लोग सरकार के और एक व्यक्ति अपोजिशन का है। तो सीधी बात है, मेजोरिटी प्रिंसिपल यहां पे चल रहा है कि तो जो भी जिसको भी मोदी सरकार या फिर बोल सकते हैं जो भी सरकार हो, ठीक है, सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं, कल के दिन मैं भी अगर सरकार में पहुंचा, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो मेरा मंत्री, मैं
मिलकर निर्णय लेंगे कि कौन चुनाव आयुक्त बनेगा, उसमें अपोजिशन के कोई से नहीं रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है, इसमें सीधी सीधी बात है, एक बहुमत जो है पार्टी का दिख रहा है। एक पर्टिकुलर दल या फिर सरकार जो है वो निर्धारित करेगी कौन जो है चुनाव, इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव प्रक्रिया है, उसको चलाने के जो मुखिया हैं वो कौन बनेंगे, वो रूलिंग पार्टी डिसाइड करेगी। उसमें अपोजिशन का या फिर बोल सकते हो उस चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता वो समाप्त कर दी गई। ठीक है, अब इस पर हम बात करें कि ठीक है ये कितना गंभीर मुद्दा है कितना नहीं है, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, लोकतंत्र का आधार क्या है, लोकतंत्र का व्यवस्था भारत में क्या है, उसको थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूंगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि समस्या कहां खड़ी हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, नाउ सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या है? रूल बाय पीपल, मतलब जनता का शासन, या फिर जो देश में नियम कानून है, जो देश के नियम कानून है वो जनता द्वारा बनाए जाए। रूल जो है, रूल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन इस कंट्री के, वो जनता द्वारा बनाए जाए। तो सीधी बात है भाई, 140 करोड़ जनता है, हम मिलकर थोड़ी कानून बना सकते हैं। ठीक है, 140 करोड़ लोग मिलकर कैसे कानून बनाएंगे? इतने सारे करोड़ों लोग हैं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस लोकतंत्र को मतलब जनता के शासन को चलाने के लिए हम चलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र। हमारी डेमोक्रेसी क्या चलती है? जनता का शासन, जनता डायरेक्टली खुद जाके शासन नहीं करती है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, एंड रिप्रेजेंटेटिव रूल ऑन आवर बिहाफ। ओके, हमारे बदले में हमारे प्रतिनिधि शासन करते हैं या फिर बेसिकली कानून बनाते हैं। ओके, तो हमारे एमपीज एंड एमएलए, ओके, हमारे विधायक और सांसद, हम विधायक सांसद चुनते हैं, वो संसद में जाते हैं और वो नियम कानून बनाते हैं, और उस नियम कानून के हिसाब से देश को चलाया जाता है, सरकार के हिसाब से देश को चलाती है। ओके, नाउ अब डेमोक्रेसी कैसे चल रही है? रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, लोकतंत्र प्रतिनिधि के द्वारा। अब ये प्रतिनिधि कैसे आ रहे हैं? प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं चुनाव के द्वारा। ओके, तो प्रतिनिधि अगर सही होंगे तभी लोकतंत्र सही होगा। ठीक है, प्रतिनिधि की चुनने की जो व्यवस्था है, अगर वो सही है, जिसको इलेक्शन हम बोलते हैं, प्रतिनिधि कैसे चुन रहे हैं? चुनाव के द्वारा। अगर ये चुनाव की प्रक्रिया सही है तभी हम बोलेंगे कि भाई लोकतंत्र, बिकॉज लोकतंत्र का एक इकलौता आधार क्या हो गया? प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि चुनाव के द्वारा चुने जा रहे हैं। तो अब इस स्थिति में हमारे पास जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। सीधी बात है, जो चुनाव की प्रक्रिया जिसके द्वारा लोकतंत्र के जो नुमाइंदे हैं जो चुने जाएंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुने जाएंगे, वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, बिना पक्षपात के, स्वतंत्र तरीके से सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार रहेगा, और साथ साथ फेयर प्रोसीजर के द्वारा चुनाव हो, बिल्कुल आवश्यक है। अब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होता है? चुनाव में कोई धांधली ना हो, कोई अगर कुछ गड़बड़ी करता है तो उसको सजा दी जाए, उसका नॉमिनेशन कैंसिल किया जाए, 50 चीजें, उसकी व्यवस्था को चलाने के लिए क्या है? एक इलेक्शन कमीशन। तो अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन, सॉरी, इलेक्शन तब हो सकता है जब हमारे पास एक ऑटोनॉमस इलेक्शन कमीशन रहेगा। एक स्वायत्त चुनाव आयोग अगर है तो आपके चुनाव फ्री एंड फेयर होंगे। अगर चुनाव फ्री एंड फेयर होंगे तो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, और प्रतिनिधि लोकतंत्र है डेमोक्रेसी है। सीधी बात है। ओके, देश का लोकतंत्र तभी पॉसिबल है जब आपकी चुनाव करवाने वाली जो एजेंसी है वो निष्पक्ष। अगर एजेंसी ऑटोनॉमस है, स्वायत्त है, पक्षपाती नहीं है, तो हम बिना शक के बोल सकते हैं कि हाँ भाई, भारत में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नाउ अब ये जो बदलाव हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशन एंड सर्विस, टर्म ऑफ सर्विस, ये जो एक्ट पास हुआ है दिसंबर में। ओके, दिसंबर 2023 में यह एक्ट राज्यसभा लोकसभा से पास करवाया गया भारत सरकार द्वारा, और उसके बाद आपके महामहिम, मतलब हो सकते हैं प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी उस पर हो गए और वो लागू हो गया। अब इस एक्ट के आने से समस्या क्या है? ठीक है, इस एक्ट ने, जो कि अभी सिलेक्शन कमेटी की मैंने बात की, वो सिलेक्शन कमेटी इसी एक्ट के तहत बनाई गई। ठीक है, अब मैं अंतर बताता हूं कि पहले कैसे भारत का चुनाव आयोग जो है, उसके मुखिया या फिर उसके इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुने जाते थे, और अब क्या व्यवस्था है। ठीक है, तो बस अंतर समझिए। पहले सिलेक्शन कमेटी में, ठीक है, पहले जो चयन समिति थी उसमें प्राइम मिनिस्टर होते थे, मतलब सरकार का एक व्यक्ति, लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष का एक व्यक्ति, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो बिल्कुल एक संतुलन था, किसी का भी वर्चस्व नहीं यहाँ पे। यहाँ इस चयन समिति द्वारा जो भी व्यक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, बिल्कुल वो स्वायत्तता से काम करेगा, उसके ऊपर किसी का दबदबा नहीं है, किसी का डर नहीं है उसको, वो एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा चुना गया है। बट अब क्या व्यवस्था आ चुकी है 2023 के एक्ट के बाद, कि अब इस सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि खुद सरकार का ही व्यक्ति होगा, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। ओके, तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मेजोरिटी किसकी है? सरकार की है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का कैबिनेट मिनिस्टर, और लीडर ऑफ अपोजिशन तो एक व्यक्ति क्या ही कर लेगा, सीधी बात है, 3 में से 2 जब बहुमत में है। इसके बाद सिमिलरली पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे
ठीक है, भारत में जो चुनाव आयुक्त थे उनकी सैलरी निर्धारित होती थी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, और उसमें वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा फिक्स्ड है, उसमें सरकार दखलंदाजी नहीं कर सकती। मतलब इलेक्शन कमिश्नर को किसी प्रकार का डर नहीं था कि अगर वो सरकार के विरोध में या फिर चुनाव को लेकर कोई निर्णय लेता है तो सरकार उनके ऊपर कोई दबाव बना सकती है, उनकी सैलरी कट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, किसी प्रकार का मतलब वो डर नहीं था, ऑटोनॉमी थी, ठीक है, एक स्वायत्ता थी। सिमिलरली पहले जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी एलिजिबिलिटी भी, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी बन सकते थे, कोई आईएएस ऑफिसर भी बन सकता था, और अदर एक्सपर्ट भी जो चुनाव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, वो भी चुनाव आयुक्त बनाए जा सकते थे। बट अब जो है सैलरी किसके बराबर कर दी गई? कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर की। जैसे कि सरकार के जो सेक्रेटरी होते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं, उनके बराबर सैलरी, मतलब जिनको कभी भी सरकार अपनी इच्छा से हटा सकती है, कभी भी उनको सस्पेंड कर सकती है। जिस प्रकार से आप देखते हैं ना कि भाई ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है कि सरकार ने बोला कि अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसको हटा दिए, ठीक है। तो उसी स्थिति में अब आपके इलेक्शन कमिश्नर्स आ चुके हैं कि इलेक्शन कमिश्नर, कैबिनेट सेक्रेटरी, उनकी सैलरी डिसाइड करेगी सरकार। अब एक इलेक्शन कमिश्नर, जस्ट मान लीजिए कि मैं इलेक्शन कमिश्नर हूं, तो मैं कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचूंगा कि यार मैंने ये निर्णय लिया, मान लो जी ऊपर बैठे हुए प्रधानमंत्री नाराज हो गए मेरे निर्णय से, तो हो सकता है कि मेरी सैलरी काट दें। ये डर रहेगा मुझे, सीधी बात है। मान लीजिए मैं इलेक्शन कमिश्नर हूं, तो पहली बात तो मुझे चुना गया जिस एजेंसी ने, वो भी सरकार की थी, तो मुझे सीधी बात है सरकार की बात माननी पड़ेगी, बिकॉज उनकी इच्छा से मैं चुना गया हूं, और जैसा वो कहेंगे वैसा उसी को हाँ, उनकी मतलब यस मैन हो गया, सीधी बात है। इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज अ यस मैन ऑफ द गवर्नमेंट। जो चुनाव आयुक्त है वो क्या है? वो सरकार की बात पर हामी भरने वाली एजेंसी बन चुकी है। वो सरकार ये नहीं कि आज जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, वो किसी की गवर्नमेंट हो, कल के दिन कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है, फिर मेरी गवर्नमेंट क्यों ना बन जाए, क्योंकि 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं खुद और अपना एक कैबिनेट मंत्री लेकर, लीडर ऑफ अपोजिशन से तो मुझे मतलब नहीं, ठीक है, विपक्ष के नेता से मतलब नहीं, हमने 3 लोग बैठे, दो लोग जो है मेजोरिटी के हिसाब से, मैं अपने मन से किसी को भी चुनाव आयुक्त बना दूंगा, और वो चुनाव आयुक्त मेरे हिसाब से काम करेगा, ठीक है। कल के दिन आप उसके पास कंप्लेंट लेके जाएंगे कि हाँ चुनाव में धांधली हुई है, वो उस कंप्लेंट को फाड़ के फेंक देगा कि हमको मतलब नहीं, जैसा प्रधानमंत्री बोलेंगे उसके हिसाब से सारे निर्णय होगा, भले वो चुनाव की डेट हो, चाहे कुछ भी हो। हर निर्णय, भले वो ईवीएम में हुए घोटाले की बात हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कि कुछ कहीं भी कोई शंका अगर आती है, अगर हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है, अगर शंका आती है तो उस पर जांच होगी कि नहीं होगी, इसकी निष्पक्षता समाप्त हो चुकी है। तो पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया है, जिसको सुपरसीड करने का जो राइट है, वो किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 ये कहता है कि इस देश में चुनाव करवाने की प्रक्रिया को पूरा जो सुपरिटेंडेंस है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी। तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करेगी, अब उसको इनडायरेक्टली रूलिंग पार्टी करेगी, ठीक है। नाउ अब सवाल क्या है, ठीक है, जैसे कि इस जो बदलाव हुआ, इससे सवाल क्या उठे कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस समाप्त हो चुकी है, उसकी स्वायत्ता समाप्त हो चुकी है। सिलेक्शन कमेटी जो है वो उसमें सरकार का डोमिनेशन है, रूलिंग पार्टी मेंबर्स जो है मोनोपोली में है, सत्ताधारी जो सरकार है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जा चुकी है, और साथ साथ लैक ऑफ पैरिटी इन द रिमूवल प्रोसेस, ओके। तो जो निष्कासन की प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन की, उसमें भी बराबरी नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट वाला जरिया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज हटाए जाते हैं, और दूसरा बाकी इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश की आवश्यकता है। अब ये सवाल उठ गए, ठीक है। अब सवाल आता है लोकतंत्र पे। तो अगर मैं बोलूं भाई लोकतंत्र तो चाइना में भी है, ठीक है, वो भी डेमोक्रेसी अपने आप को बोलते हैं। नॉर्थ कोरिया, जिसको हम डिक्टेटरशिप दुनिया पूरी बोलते हैं कि तानाशाही है, वो भी अपने आप को लोकतंत्र ही बोलता है कि भाई हम भी लोकतंत्र है, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया वाला भी अपने आप को डेमोक्रेसी ही बोलता है, चाइना भी डेमोक्रेसी बोलता है, बट क्या वो लोकतंत्र है? क्या वहां चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं? क्या वहां पे लोगों के पास चॉइस है अपनी इच्छा से पॉलिटिकल पार्टी चुनने की? ठीक है, भारत में है अभी, बट भारत में जो चुनाव आयोग है, जो कि इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, अब सवाल यह है कि क्या वो एजेंसी जो उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कोऑर्डिनेट करती है, क्या वो निष्पक्ष है? क्या उसमें चुने हुए उसमें चुने हुए जो बेसिकली चुनाव आयुक्त हैं, वो निष्पक्षता से काम करेंगे कि वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हक में काम करेंगे? सवाल बस इतना सा है, और यहीं से लोकतंत्र पर सवाल उठता है कि क्या भारत में लोकतंत्र समाप्त होने वाला है? क्योंकि यह निर्णय हो चुका है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस जरूर चल रहा है, इस सरकार के इस लॉ पे। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज का ध्यान रखेगी कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए वो इस अधिनियम को, जो सरकार ने जो एक्ट बनाया है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। बट जब तक नहीं कर रही, और उसके अभी जब तक वो निर्णय नहीं आ रहा, आपका दिख चुनाव आ रहा है, ठीक है। अप्रैल मई के महीने में 2024 का चुनाव है। अब उस चुनाव में अगर कोई भी गलती, धांधली होती है, तो उसके लिए हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर है, उसमें कोई जवाबदेही वहां पे नहीं रहेगी, बिकॉज वो अपने आप में एक प्रकार से सरकार के ही लिए काम करेंगे, ठीक है। नाउ
एक चीज मैं आपको पहले ही बताना चाहता था कि भाई ये वीडियो किसी भी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है भारत में जहां पे लोकतंत्र का गला घुटा गया है लोकतांत्रिक नेताओं के द्वारा ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मोदी जी की तरफ इशारा कर रहा हूं, हम पहले भी उठा के देखें तो इंदिरा गांधी ने भी यही काम किया था। एक डेमोक्रेटिक लीडर होने के नाते उन्होंने इमरजेंसी लगाई, लोकतंत्र का गला घोटा और भारत में एक प्रकार से अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट लेके आए, एक प्रकार सत्ताधारी सरकार को लाया गया इमरजेंसी के दौर में, ठीक है। और उसमें जितने विपक्ष के नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया, भले वो आडवाणी हो, चाहे वो बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे जेपी हो, सभी को जेल में जाना पड़ा था। तो विपक्ष को जेल में कर दिया गया, लोकतंत्र को गला घोट दिया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे पचासों एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम सब हिटलर को जानते हैं, इन्होंने भी एक एक्ट पास करके, ओके, हिटलर ने भी सिर्फ इनेबलिंग एक्ट पास करवाया था जर्मनी की असेंबली में, और उसके बाद जर्मनी में डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में बदल गया डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पे लोकतांत्रिक नेता ही लोकतंत्र का गला घोट देते हैं, और वही सवाल यहाँ पे उठ रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की नीतियां कितनी अच्छी हैं, सरकार की पॉलिसीज कितनी अच्छी हैं, सरकार देश का विकास कितना अच्छा हो रहा है, उन सब के लिए तालियां पीटी जा सकती हैं, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल उसके लिए आप तालियां पीटिए। बट साथ साथ ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वायत्ता को, इंडिपेंडेंस को, ऑटोनॉमी को क्यों कॉम्प्रोमाइज किया गया, ओके। मोदी सरकार द्वारा भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, स्वायत्ता को के साथ समझौता क्यों किया गया, ये सवाल है, बस इतना सा। मैं मान सकता हूं कि भाई मेरे जो भी मैंने कहा उसमें कुछ गलत भी हो सकता है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बट अगर आप इस प्रकार के साथ जो दखलंदाजी की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए कैसे सही है, बिकॉज मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जितना मैं लोकतंत्र को समझ सकता हूं, हो सकता है कि मेरी लोकतंत्र की समझ कम है, बट अगर मैं लोकतंत्र को जितना समझता हूं, मेरे हिसाब से ये निर्णय चुनाव आयुक्त की चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को, स्वायत्ता को समाप्त करना, इंडिपेंडेंस को, ऑटोनॉमी को समाप्त करना किसी भी प्रकार से एक लोकतांत्रिक निर्णय नहीं है, लोकतंत्र के हक में नहीं। अगर आपको लगता है कि है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यही बताइएगा क्यों है, ठीक है। और कोई यहाँ वहां की बातें नहीं कि किसने क्या किया था, किसने, वो तो मुझे सबको पता है कि बीजेपी कांग्रेस सरकार में भी बहुत सारी ऐसी गलत काम हुए हैं, बीजेपी सरकार में भी और 50 सरकार में कहीं ना कहीं गलतियां सबके अंदर है। सवाल यह है कि क्या आज का लोकतंत्र भारत का वो सही में लोकतंत्र की वो सिर्फ एक दिखावा है, बिकॉज चुनाव होने वाले हैं अभी 2 महीने के अंदर ही, और उस चुनाव में कितनी निष्पक्षता रहेगी उस पर सवाल है। और वही भारत का लोकतंत्र जो है अब कितना एक सच्चा लोकतंत्र है कि सिर्फ एक दिखावे का लोकतंत्र है, ये सवाल है, ठीक है। तो बस मेरी एक प्रयास था, जो कि एक सवाल मुझे लगा, जो कि एक गंभीरता का मुद्दा है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। हो सकता है कि इसमें कुछ बातें आपको सही लगे, कुछ गलत लगे, जैसे जो भी आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी शेयर करना चाहें बिल्कुल शेयर करें, जिससे वो भी इस समस्या को गंभीरता से समझ सकें, ठीक। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। अच्छा, वन मोर थिंग, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, ये वीडियो टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के पर रिलीज जरूर हुआ है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ये टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म की कोई सोच है। ये वीडियो, इसमें जो भी बोले गए विचार है वो मेरे व्यक्तिगत विचार है, तो प्लीज इसको संगठन से जोड़ के ना देखा जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं। इसमें मेरा व्यक्तिगत एक पॉलिटिकल साइंस के टीचर और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते जो भारत के लोकतंत्र की समझ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की समझ है, उस पर एक टिप्पणी इस वीडियो में दी गई है, तो प्लीज इसको नकारात्मक रूप से ना फैलाएं। धन्यवाद।